फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 8वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस स्टोरी में। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। दादाजी को आस्था की इतनी फिक्र करते देखकर अंश उनके सामने आया और बोला, दादाजी, आप उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं अपनी बीवी को शहर घुमाने लेकर गया था। उसकी जान लेने नहीं गया था। बस अब उसे घुमा कर आ रहा हूँ और अब मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए रूम में जा रहा हूँ। और प्लीज़ अब आप मुझे डिस्टर्ब मत करना, और आपको जो भी सवाल करने हैं आप अपनी बहू से कीजिए। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करता हुआ अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं अंश की बात सुनकर दादाजी तो एकदम हैरान हो गए। आस्था भी हैरानी से अंश को जाते हुए देख रही थी। उसने खुद से कहा, हे भगवान, ये कितना झूठा आदमी है, कितनी झूठ बोलता है। क्या कोई अपने दादाजी से इतना झूठ बोलता है? ये सोचते हुए वो डोर से अंदर आ गई। तभी दादाजी ने चहकते हुए पूछा, क्या सच में अंश तुम्हें घुमाने लेकर गया था? क्या वो जो भी कह रहा है सच कह रहा है? दादाजी की बात सुनकर आस्था ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, जी दादाजी, वो जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। वो हमाने हमें घुमाने लेकर गए थे, और आपको पता है उन्होंने आज हमें हमारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलवाई। दरअसल आस्था ने भी दादाजी का दिल रखने के लिए एक झूठ बोल दिया था, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी दादाजी उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, तुम जानती हो तुम में सबसे बड़ी खासियत क्या है? तुम भले ही अपनी ज़ुबान से झूठ बोल सकती हो, लेकिन जो ये तुम्हारी आंखें हैं ना, ये सब कुछ सच बता देती है। इतनी सच्चाई है तुम्हारी आंखों में। दादाजी की बात सुनकर आस्था के तो दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने खुद से कहा, पोता तो पोता, यहाँ तो दादाजी भी मन की बात पढ़ लेते हैं। क्या इन लोगों के पास किसी तरह की कोई सुपर पावर है? वो घबराहट में ऐसी ही बेतुकी बातें सोच रही थी। तभी एक सर्वेंट उसके पास आया और बोला, मैम, सर आपको रूम में बुला रहे हैं। उस सर्वेंट की बात सुनकर आस्था थोड़ा डर गई। उसने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, अब हमने क्या कर दिया? क्या हमने दादाजी को सच बता दिया है? दादाजी तो खुद ब खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं, और वो जो भी अंदाज़ा लगा रहे हैं ठीक लगा रहे हैं। लेकिन अंश जी को कैसे पता चला कि दादाजी को उनका झूठ पता चल गया है? ये सोचते हुए उसका दिल और भी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा, और उसने अपने मन में कहा, पक्का वो हमें इस बात की सज़ा देंगे, हमें उनके रूम में नहीं जाना। आस्था को इस तरह से डरते देखकर दादाजी उसके पास आए और बोले, बेटा जाओ, अंश तुम्हें बुला रहा है। और फिर तुमने अभी तो बोला कि अंश ने तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम दिलाई थी, तो अब जाओ, अंश को थैंक यू बोलकर आओ। ये कहते हुए दादाजी आस्था का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो तो चाहते थे कि आस्था अंश की कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त ना करे, और जो भी बात है वो उन्हें बता दे, ताकि वो अंश की अच्छी क्लास लगा सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब आस्था रूम में जाएगी, और क्या सजा देगा अब अंश आस्था को? वहीं आस्था तो खुद ही अंश से बचने में लगी हुई थी, और झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। अब बेचारी आस्था भी क्या करती? अगर वो झूठ नहीं बोलती तो अंश उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार का कत्ल कर देता। ऐसा आस्था को लगता था। वो एक फेक स्माइल
अपने होठों पर लाते हुए रूम की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो कुछ दूर पहुंची ही थी कि तभी उसकी नज़र सामने से आते ध्रुव और आहान पर पड़ी, जो उसी से मिलने आ रहे थे। उन दोनों को देखकर आस्था एक जगह पर रुक गई और शिकायत करते हुए बोली, ध्रुव जी, आहान जी, आप दोनों कहाँ थे? और आप दोनों हमारे साथ हॉस्पिटल में क्यों नहीं रुके? उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, भाभी, भाई तो थे ना आपके साथ, तो हम वहाँ क्या करते? वैसे आपको पता है, जब आप मॉल में बेहोश हो गई थी, तब भाई कितना ज़्यादा डर गए थे। उसकी बात सुनकर आस्था को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अंश उसके लिए परेशान हो गया था। ये सोचकर वो डिस्परेटली आहान को देखने लगी और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, कहाँ परेशान हो रहे होंगे, वो तो उल्टा मन ही मन खुशी मना रहे होंगे कि आज आस्था नाम की मुसीबत उनकी लाइफ से दूर चली जाएगी। लेकिन फिलहाल हम ये बात आहान जी को नहीं बोल सकते। उसे इस तरह खुद में ही बड़बड़ाते देखकर आहान ने कहा, भाभी, मुझे लगता है आप अभी भी वीकनेस फील कर रही हो। शायद आपको अभी आराम करने की ज़रूरत है। हम आपसे सुबह मिलेंगे। वैसे भी हम आज मेंशन में नहीं रुकेंगे। हम आज आकाश भाई के साथ जा रहे हैं और आज हम उनके विला पर ही रुकेंगे। इतना कहकर वो दोनों आस्था की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चले गए। वहीं आस्था हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, कभी कभी तो ये दोनों भी मुझे समझ नहीं आती। ऐसा लगता है मिस्टर खड़ूस कपूर ने अपने आसपास भी अपने जैसे ही लोग पाल रखे हैं। फिर ज़्यादा ना सोचते हुए वो अपने दिल पर पत्थर रख कर अंश के रूम का डोर नॉक करने लगी, तो अंश ने अंदर से कहा, आ जाओ। ये सुनकर आस्था मुंह बनाते हुए अंदर चली गई, तो उसने देखा अंश सोफे पर बैठा था और वो आस्था को ही ऊपर से नीचे तक देख रहा था। एक पल के लिए तो अंश की नजरें खुद पर महसूस करके आस्था का शरीर सिहर उठा, क्योंकि अंश उसे घूर रहा था। इस वक्त वो बड़ा ही डेंजरस लग रहा था। उसने खुद से कहा, हमने तो अब कोई गलती भी नहीं की है। अब तक तो हमने इनकी सारी बातें भी मानी है, फिर ये हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तभी अंश ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा कि आज वहीं खड़ी रहोगी, जाओ, जाकर चेंज कर लो, और तुम्हारी दवाई टेबल पर रखी है, दवाई खाकर सो जाओ। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। उसे इतना अनप्रिडिक्टेबल देखकर आस्था तो एकदम हैरान हो गई। उसने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? ये इंसान इतना ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों है? एक पल में कुछ लगता है, दूसरे पल में कुछ और लगता है। हम इसे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये सोचते हुए उसका गला भर आया, क्योंकि अभी उसे अपनी नानी माँ की बहुत याद आ रही थी। पहले जब भी वो बीमार होती थी, तो उसकी नानी माँ उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। लेकिन आज उसके पास कोई नहीं था। उसे ये खालीपन बहुत खटक रहा था। फिर उसने अपना सिर झटका और अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अंश मलिष्का को पकड़ पाएगा? अब क्या करेगी मलिष्का आस्था के साथ? वहीं अंश सीधा मेंशन से बाहर आया और फार्म हाउस की तरफ निकल गया, क्योंकि इस वक्त फार्म हाउस पर उसके स्पेशल गेस्ट उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने जैसे ही रोड पर अपनी गाड़ी भगानी शुरू की, अचानक से 3 गाड़ियाँ उसका पीछा करने लगीं। उनमें से एक कार में ध्रुव और आहान थे, दूसरी में सुमित और आकाश, और तीसरी कार में अंश के गार्ड्स थे। इस वक्त चारों कार
एक साथ सड़क पर दौड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक होल में वीर रायचंद अपने हाथ में सांप की बनी हुई एक काली छुरी लिए गुस्से से अपने सामने बैठे लोगों को घूर रहा था। उसने गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? वो लड़की प्रियंका और उसका बॉयफ्रेंड अंशु कपूर के हाथ कैसे लग गए? जवाब दो मुझे। उसकी बात सुनकर उसके सारे आदमी डर से कांपने लगे, क्योंकि उन्हें अपने बॉस पर पूरा यकीन था कि अगर उसके मन की बात पूरी नहीं हुई तो किसी भी पल वो उनकी जान ले सकता है। तभी एक बार फिर से उस हॉल का डोर ओपन हुआ और रंजीत कॉन्फिडेंस और टेंशन के साथ चलता हुआ अंदर आया। वो वहाँ बैठे लोगों की तरफदारी करते हुए बोला, बॉस, इसमें इन सब की कोई गलती नहीं है। हम अच्छी तरह से अंशु कपूर के सिक्योरिटी गार्ड्स को जानते हैं। वो कितने ज़्यादा एक्टिव हुए। उन्होंने आसानी से प्रियंका का पता लगा लिया और फिर साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को लेकर वो चले गए। रंजीत की बात सुनकर वीर की मुट्ठियाँ गुस्से से कसने लगी। उसकी आंखें जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। तभी रंजीत ने कहा, बॉस, अभी हमें ये पता नहीं चल पाया है कि वो लोग प्रियंका को लेकर कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने इस काम के लिए हमारे आदमियों को लगा दिया है। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। उसकी बात सुनकर वीर ने सामने रखे शीशे की तरफ देखा और उस पर वो छुरी फेंकी। अगले ही पल वो छुरी शीशे से जा लगी और देखते ही देखते चारों दिशाओं में लगे कांच टूटकर जमीन पर गिरने लगे। तभी वीर ने चिल्लाते हुए कहा, रंजीत, तुमने मुझे बताया था कि अंशु कपूर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इज्जत है। वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। और जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी, ठीक उसी दिन मैंने उसकी होने वाली बीवी को शादी के मंडप से भगा दिया था। मैंने उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। यह कहते हुए वीर नफरत से रंजीत की तरफ पलट गया और दांत पीसते हुए बोला, मुझे लगा था उसकी बहुत बदनामी होगी और हम इस बात का फायदा उठाएंगे और फिर हमारी कंपनी नंबर 1 पर आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मंडप में अचानक वो दूसरी लड़की अंशु को मिल गई और उसकी इज्जत बच गई और उसकी कंपनी के शेयर से भी नहीं गिरे। और तो और तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। आज अंश कपूर की शादी को पूरा 1 महीना होने वाला है और मुझे मेरे दुश्मन की बर्बादी की नहीं, आबादी की खबर मिल रही है। इनफैक्ट उसकी शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से हुई है। उस लड़की की खूबसूरती देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर रंजीत ने अपने मन में कहा, स्विट्जरलैंड आप भी तो लड़कियों के साथ मजे करने ही गए थे, तो क्या आपको वहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ नहीं मिली? वहाँ तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की है। फिलहाल ये बात रंजीत केवल अपने मन में ही बोल सकता था। फिर उसने वीर की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि अंश कपूर ने किसी दूसरी लड़की को शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार कैसा कर लिया। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द उस लड़की की पूरी डिटेल आपके हाथ में होगी। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया। वहीं वीर गुस्से से सोफे पर जाकर बैठ गया और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, अगर प्रियंका ने मेरा नाम ले दिया तो पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर अब वीर रायचंद कौन सी नई मुसीबत खड़ी करेगा अंश के लिए? क्या अंश उसके ड्रग्स के कंटेनर को रोक पाएगा?
फिलहाल वीर रायचंद को अपने आने वाले ड्रग्स के कंटेनर की तैयारी करनी थी, क्योंकि लड़कियों के कंटेनर के पकड़े जाने के बाद उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, जिसे रिकवर करने के लिए उसने अपने ड्रग्स के कंटेनर को समुद्र के रास्ते से बुलवाया था और उसने पुलिस को भी मुंह मांगी रकम देकर उस जगह को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था, ताकि उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। इस बार वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अंश फार्म हाउस पहुंच चुका था। इस वक्त वो मॉल वाली सेल्स गर्ल के सामने सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। आज आस्था के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर अंश थोड़ा घबरा गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आस्था के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा है। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो किसी भी कीमत पर किसी भी लड़की को अपने होशो हवास में खुद पर हावी नहीं होने देगा। लेकिन फिलहाल अभी उसके लिए ये जानना ज़रूरी था कि आस्था की जान लेने की कोशिश किसने की है। इस वक्त उसके चारों तरफ आकाश, आहान, ध्रुव और सुमित खड़े थे। वो चारों भी गुस्से भरी नज़रों से उस सेल्स गर्ल को घूर रहे थे। वहीं वो सेल्स गर्ल सिर झुकाए खड़ी थी। तभी अंश ने अपनी रूड वॉइस में कहा, अगर तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो तो बिल्कुल गलत सोच रही हो, क्योंकि तुम यहाँ से किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर सेल्स गर्ल के शरीर में एक सिरहन दौड़ गई और उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़े और घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो उस अनजान लड़की ने पैसे दिए थे और उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं आपकी वाइफ को चेंजिंग रूम में बंद कर दूंगी तो उसकी जान नहीं जाएगी। बस वो लड़की कुछ देर के लिए आपकी वाइफ को सताना चाहती थी। मेरा यकीन करिए, मैं तो उस अनजान लड़की को जानती भी नहीं हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपकी वाइफ को किसी तरह का नुकसान पहुँचाऊँ। उसकी बात सुनकर हंस का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। उसने अपनी उंगलियों से 3 बार चुटकी बजाई और अगले ही पल वहाँ ऊपर से एक पिंजरा आकर उस लड़की के ऊपर जा गिरा। ये देखकर वो सेल्स गर्ल बुरी तरह से कांपने लगी। उसने डरते हुए कहा, ये यहाँ क्या हो रहा है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कैद हो गई है। तभी अचानक से उस पिंजरे में लगे हुए एक थैला खुला और उस थैले के अंदर से छोटी छोटी मधुमक्खियाँ निकलनी शुरू हो गई। ये देखकर उस सेल्स गर्ल ने जोर से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर पर मधुमक्खियों ने हमला करके उसे काटना शुरू कर दिया था। अपने सामने इतना भयानक मंजर देखकर एक पल के लिए तो ध्रुव और आहान का गला सूखने लगा। वहीं सुमित और आकाश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था कभी अंश को बदल पाएगी या अंश उसे भी कर देगा खुद से दूर? तभी अंश ने चिल्लाते हुए कहा, किसी को हक नहीं है कि कोई अंश कपूर की किसी भी चीज़ की तरफ आंख उठाकर देखे। तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी सजा मिली है। अगली बार अगर तुमने अंश कपूर की वाइफ मिसेस आस्था अंश कपूर के साथ कोई भी जालसाजी करने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत क्या होगी तुम खुद अंदाजा लगा लेना। इतना कहकर वो आहान की तरफ पलट गया और बोला, जाकर उस लड़की का स्केच बनवाओ जिसके कहने पर इसने आस्था को चेंजिंग रूम में बंद किया था। आहान
जो पहले से ही घबराया हुआ था, उसने जल्दी से कहा, हो जाएगा भाई। वहीं वो सेल्स गर्ल अब तक उस पिंजरे में बेहोश हो चुकी थी। आहान ने अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर उसके गार्ड्स उस सेल्स गर्ल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए लेकर चले गए। तभी अंश का फ़ोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने चारों की तरफ देखा और बोला, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उसे जाते देखकर आकाश ने ध्रुव और सुमित की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों इतना क्यों डर रहे हो? क्या तुम लोगों ने ये सब पहली बार देखा है? उसकी बात सुनकर ध्रुव ने मायूस होते हुए कहा, हम सब ये पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जब भी हम ये देखते हैं ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर आहान ने खुश होते हुए कहा, लेकिन इन सब में मुझे एक बात अच्छी लगी। आज भाई ने भाभी के लिए स्टैंड लिया है। मुझे लगता है भाई के दिल में भाभी के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग है, तभी तो उन्होंने उस सेल्स गर्ल को भी इतनी भयानक सजा दी। उसकी बात सुनकर सुमित ने कहा, बात तब अच्छी होती यहाँ जब अंश ने आस्था को कोई चीज़ ना कहकर अपनी वाइफ कहा होता। उसकी बात से साफ हो गया है कि उसके लिए आस्था सिर्फ एक चीज़ है। वो अभी तक ना तो आस्था से प्यार करता है और ना ही उसे अपनी बीवी मानता है। जैसे ही सुमित ने सच्चाई से उन सबको रूबरू करवाया तो वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अंश वापस आया और सोफे पर बैठ गया। उसके बैठते ही कुछ गार्ड्स दो लोगों को घसीटते हुए वहां ले आए। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो दोनों शख्स प्रियंका और उसका बॉयफ्रेंड था। प्रियंका के अंदर आते ही अंश की आंखों के सामने वो नज़ारा घूमने लगा जब उसे पता चला था कि प्रियंका शादी से भाग गई है और उसकी जगह आस्था से उसकी शादी हो गई है। वो याद करते हुए अंश के हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसने आग उगलती नजरों से प्रियंका की तरफ देखा और अपने मन में कहा, आज इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर आस्था तुम मेरी लाइफ में क्यों आई हो। मैंने अपने लिए तुम जैसी खूबसूरत लड़की को पसंद कभी नहीं किया था। दरअसल अंशु को शुरू से ही खूबसूरत लड़कियों से नफरत थी और वो क्यों थी यह आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। उसके सामने प्रियंका का चेहरा का काले कपड़े से कवर किया गया था। तभी आयशा अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया तो एक गार्ड ने प्रियंका के चेहरे पर से वो कपड़ा हटा दिया। प्रियंका को अपने सामने देखकर अंश के चारों दोस्त हैरान हो गए। तभी ध्रुव ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या भाई ने सच में अपने लिए इस लड़की को चुना था? प्रियंका दिखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। तभी आहान ने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ भाई की शादी इससे नहीं हुई। हमारी भाभी तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है और भाई के साथ सिर्फ भाभी ही अच्छी लगती है। वो लोग बहुत ही धीमी आवाज में अपनी अपनी बात कह रहे थे ताकि अंश गलती से भी उनकी बात सुन ना सके। तभी प्रियंका के बॉयफ्रेंड के चेहरे पर से वो काला कपड़ा हटा दिया गया तो उन्हें सिर्फ अपने सामने काले साए में बैठा हुआ कोई शख्स दिख रहा था। अंश का फेस उन्हें अब तक दिखाई नहीं दिया था। प्रियंका ने घबराते हुए कहा, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? कौन लेकर आया है हमें यहाँ पर? देखो, तुम जो कोई भी हो, तुम लोग हमें यहाँ से जाने दो, वरना मैं तुम सबकी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर अंश की वीर राजन के साथ क्या दुश्मनी हुई? क्या हुआ था इन दोनों के बीच?
इतना कहकर प्रियंका घबराते हुए अपने चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ कुछ काले साए के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब एक बार फिर से अंश की डेंजरस आवाज़ वहाँ गूंज उठी। मैं तुम दोनों से सिर्फ कुछ सवाल करूँगा। अगर तुम दोनों ने उसका जवाब मुझे सच्चाई से नहीं दिया तो तुम दोनों का ये आखिरी दिन होगा। उसकी बात सुनकर प्रियंका के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखाई देने लगी। उसने कहा, आप कौन हैं और आप मेरी शादी के बारे में सवाल क्यों कर रहे हो? कहीं आप अर्श कपूर तो नहीं हो? जैसे ही प्रियंका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगी, अर्श ने अपने दोनों हाथों से एक चुटकी बजाई और देखते ही देखते अंश के गार्ड्स ने प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड को गन पॉइंट पर ले लिया। अब तो प्रियंका की हालत खराब हो गई। उसने डरते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता आप लोग कौन हैं और आप जो कुछ भी जानना चाहते हो मैं आपको सब बता दूंगी। इतना कहकर उसने अपने चारों तरफ नजरें घुमाई और जल्दी से बोली, मैं तो कभी भी वो शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं करण से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पापा ने मुझे ज़बरदस्ती फोर्स किया और फिर मैं भी शादी के लिए तैयार हो गई। तभी मेरे पास एक अनजान शख्स का फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं इस शादी से नहीं भागी तो वो करण को मार देगा। उन्होंने करण को किडनैप कर लिया था, इसलिए मजबूरन मुझे वो शादी छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। करण की जान बचाने के लिए मैं वो शादी छोड़कर भागी थी। जैसे ही मैं उन लोगों के बताए हुए एड्रेस पर पहुंची तो मैंने देखा करण को वहाँ रस्सी से बांधा गया था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। हमें आसपास वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया और उसके बाद मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस शादी के मंडप में आ सकूं और उसी दिन से हम दोनों छिप गए थे। उसकी बात सुनकर अंश ने सवाल किया, और वो लड़की जिसने अंश से शादी की है वो कौन है? प्रियंका ने कहा, वो आस्था है। आस्था मेरी बुआ की बेटी है और वो गांव में रहती है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद आस्था को शादी के मंडप में बैठा दिया गया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अंश कपूर हमारे पूरे परिवार को मार देता। इसलिए मेरे पापा ने आस्था से रिक्वेस्ट की तो आस्था मना नहीं कर पाई और उसने अंश कपूर से शादी कर ली। प्रियंका की बात सुनकर अंश एकदम हैरान हो गया। उसने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करते हुए कहा, बहुत खूब, लेकिन तुमने अंश कपूर की शादी से भागने की हिम्मत की है तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही उसके गार्ड्स करण पर टूट पड़े। ये नज़ारा देखकर प्रियंका के होश उड़ गए। वो अपनी जगह पर खड़ा खड़े ही चिल्लाने लगी। 10 मिनट तक अंश के गार्ड्स ने करण की अच्छी पिटाई करी और फिर अंश ने प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड को भी वहाँ से हॉस्पिटल भिजवा दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर आकाश क्यों नहीं रहना चाहता रश्मि के साथ और क्या करेगी अब रश्मि? उन सब के जाने के बाद अंश ने चारों की तरफ देखते हुए कहा, पता लगाओ ये किसका नंबर है और किसने इस नंबर से फ़ोन किया था और कौन चाहता है कि अंश कपूर की बेइज्जती हो। उसकी बात सुनकर आकाश ने कैजुअल वे में कहा, इसमें पता लगवाने की क्या ज़रूरत है? तुम जानते हो ना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वीर रायचंद है। ज़रूर उसी ने ये सारी चाल चली होगी ताकि तुम बदनाम हो सको और तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और फिर तुम्हारी कंपनी के शेयर्स रातों रात गिर जाए और उसकी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर आ जाए। वीर रायचंद का नाम सुनकर
अंश का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद किया। इस वक्त उसके शरीर की नसें ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे उसके शरीर में नीले रंग की अलग अलग नदियां बह रही हो। इस वक्त अंश का ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वीर राजन के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। इतना कहकर वो सोफे से उठा और वहां से बाहर निकल गया। आज रात 2 बजे के बाद उसकी फॉरेन के क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली थी। वो अच्छी तरह से जानता था अगर उसने ये मीटिंग अटेंड नहीं की तो वीर राजन मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। उसने एकदम सीरियस होते हुए खुद से कहा, मैं वीर राजन को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। उसके हाथ अब कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगने दूंगा। डेविल किंग बनकर जहां अंश ने वीर राजन की इलीगल कामों को खत्म करना शुरू कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ अंश कपूर बनकर वो वीर राजन के लीगल कामों को भी बंद करने में लग गया था। लेकिन अभी तक उसे इस बात के बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं थी कि वीर राजन ही उसका असली दुश्मन है या फिर वो सिर्फ एक मोहरा है। ये बात सामने आना अभी बाकी थी। फिर वो मेंशन जाने के लिए निकल गया और बाकी सब भी अपनी कार में बैठने लगे। वहीं आहान अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी ध्रुव ने पूछा, क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें मेंशन नहीं चलना? ऑलरेडी भाई अब तक वहां पहुंच गए होंगे। उसकी बात सुनकर आहान ने कांपते हुए कहा, तुमने भाई का चेहरा देखा कि नहीं? कितना खतरनाक लग रहा था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वापस मेंशन जाऊं। एक काम करो, आकाश भाई से बोलो आज रात वो मुझे अपने विला में सुला ले। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, तू बस नाम के लिए ही तो कपूर मेंशन में रहता है। रियलिटी में तो तू सारा दिन आकाश भाई के विला में पड़ा रहता है। उसकी बात पर आहान ने बहाना बनाते हुए कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? आकाश भाई का विला है ही इतना प्यारा और खूबसूरत। हम एक काम करेंगे, भाभी को भी आकाश भाई का विला दिखाने लेकर जाएंगे एक दिन। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने कहा, इसके बारे में सोच भी मत लेना। और अगर तुम्हें वाकई में आग से खेलने का शौक है तो तुम आकाश भाई के विला भाभी को लेकर जा सकते हो। उसकी बात सुनकर आहान का गला सूखने लगा और उसने डरते हुए कहा, यार मैं अकेले थोड़ी ना लेकर जाऊंगा भाभी को। तुम भी तो मेरे साथ चलना। वैसे भी भाई तो खड़ूस है और मैं नहीं चाहता हमारी प्यारी सी भाभी भाई को छोड़कर जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ हम भाभी का अच्छे से ख्याल रखें। वो दोनों आपस में बहस करते हुए आकाश के विला की तरफ निकल गए। ध्रुव सुमित का विला वहां से पास में ही था, लेकिन आकाश के विला में वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे। अंश के विला में रहने में उन्हें थोड़ा डर लगता था, लेकिन दादाजी की वजह से उन सबको वहाँ जाना पड़ता था और अब तो आस्था भी वहाँ मौजूद थी, तो उन्हें वहाँ आने जाने की अब एक और वजह मिल गई थी। वरना पहले तो उन्हें कपूर मेंशन भूत बंगला लगता था। दूसरी तरफ अंश 1 बजे रात को मेंशन पहुंचा। टाइम देखकर उसने खुद से कहा, मतलब मेरे पास अभी भी आधा घंटा है। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मीटिंग अटेंड करूँगा। दरअसल मीटिंग की सारी तैयारी देव ने पहले ही कर दी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब सुमित के बारे में सबको पता चलेगा? क्या सुमित अपनी पार्टनर को मिलवाएगा सबसे? बस प्रोजेक्ट की डिटेल अंश को फॉरेन क्लाइंट के सामने एक्सप्लेन करनी थी, इसलिए वो जल्दी से अपने रूम में आ गया। जैसे ही वो रूम में आया
उसने देखा पूरे रूम की लाइट ऑन थी। इतनी ज़्यादा लाइट देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसे हमेशा अपने रूम में धीमी लाइट देखना पसंद था। ज़्यादा लाइट से वो इरिटेट हो जाता था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आस्था पर गई तो वो एकदम हैरान हो गया। आस्था जो सुबह पहनी थी उसी पिंक सूट में ही सो गई थी। उसमें वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। तभी अंश की नज़र आस्था के पास में रखे खाने पर गई, जो ढककर रखा हुआ था। ये देखकर अंश हैरान हो गया। उसने खुद से कहा, मतलब इस लड़की ने खाना नहीं खाया। ये सोचकर उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर से कहा, तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह से खाना पीना छोड़ दोगी तो अंशु की कपूर की कैद से आज़ाद हो जाओगी? नहीं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिसेस आस्था। अंश कपूर तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं देगा। भले ही प्रियंका से तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन इतनी आसानी से तो तुम शादी के लिए नहीं मान सकती थी। इसलिए अब मैं इस बारे में और पता लगाऊंगा कि आखिर तुम्हारा मेरी लाइफ में आने का मकसद क्या है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी भी मुझे मिसिंग लग रहा है, लेकिन मैं सारा सच पता लगा कर ही रहूंगा। उसके बाद मैं भी देखता हूँ तुम अंश कपूर की कैद से कैसे बचती हो। अंश आस्था के चेहरे को देखते हुए ये सब कह रहा था। वहीं आस्था गहरी नींद में थी। उसे लगातार अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, जो उसे बहुत अजीब लग रही थी। उसे जब भी कोई घूरता था तो उसे नींद में भी पता चल जाता था, लेकिन वो दवाई खाकर सोई थी, इसलिए वो गहरी नींद के नशे में थी और अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। तभी अंश आस्था की तरफ देखते हुए वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाहर आया और कैजुअल कपड़े पहनकर रेडी हो गया। तभी कुछ सोचते हुए वो खांसने लगा ताकि आस्था उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाए। लेकिन आस्था तो आस्था थी, वो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही थी। अंश ने थोड़ा आगे जाकर आस्था के बिल्कुल बराबर में रखा हुआ ग्लास एकदम से ऊपर उठाया और उसे ऊपर से ही छोड़ दिया। उस ग्लास के टूटने की आवाज़ पूरे रूम में गूंजने लगी, लेकिन आस्था फिर भी नहीं उठी। अब अंश बुरी तरह से इरिटेट हो रहा था। उसने खुद से कहा, लगता है उस दिन की तरह एक बार फिर से मुझे इस लड़की को गन चलाकर उठाना पड़ेगा। यह सोचकर उसने एक बार फिर अपनी गन निकाली और अगले ही पल उसने गन का निशाना आस्था पर पॉइंट कर दिया। वहीं आस्था जो गहरी नींद में थी वो लगातार अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसकी थोड़ी आंख खुली तो उसे अपनी आंखों के सामने पहले गन दिखाई दी। गन देखकर उसकी आंखें एकदम से पूरी खुल गई। अंश ने अब तक गन चलाई भी नहीं थी, लेकिन निशाना उसने आस्था की तरफ कर रखा था। आस्था जल्दी से बेड पर उठकर बैठ गई और उसने तुरंत तकिया अपने हाथ में लेकर अपने सामने की तरफ रख लिया और घबराते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? क्या आप हमें जान से मारना चाहते हो? उसे ऐसे कांपते देखकर अंश मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोला, चलो अच्छा हुआ जो तुम पहले ही उठ गई और मुझे तुम्हें उठाने के लिए गन नहीं चलानी पड़ती, वरना खामखा दादाजी की नींद खराब हो जाती। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था कभी अपना सपना पूरा कर पाएगी? क्या अंश उसे जाने देगा कॉलेज? फिर उसने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, ये खाना यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? तुमने खाना खत्म क्यों नहीं किया? उसने जैसे ही ये बात कही आस्था के होठ
डर की वजह से फड़फड़ाने लगे। उसने डरते हुए कहा, मैं। उसकी एक बार फिर से मैं सुनकर अंश ने इरिटेट होते हुए कहा, बकरी की तरह मैं करना बंद करो और अभी के अभी ये सारा खाना फिनिश करो। अगर तुमने ये खाना फिनिश नहीं किया तो मजबूरी में मुझे अपनी गोली तुम्हें खिलानी होगी। जैसे ही अंश ने यह बात कही, आस्था ने जल्दी से तकिए को अपने सामने से फेंका और फटाफट से उसने खाने की प्लेट उठा ली और खाना खाने लगी। अंश उसे हैरानी से देख रहा था क्योंकि आस्था बड़े ही बेढंगे तरीके से खाना खा रही थी। वो जबरदस्ती अपने मुंह में खाना ठूस रही थी और अंश की गन की तरफ देखे जा रही थी। जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में उसके होठों के आसपास खाना लग गया और उसके गले में खाना अटक गया तो वो जोर जोर से खांसने लगी। तो अंश आगे आया और उसने एक पानी का गिलास और टिश्यू पेपर आस्था की तरफ बढ़ाया। तो आस्था ने हड़बड़ाते हुए उससे वो टिश्यू पेपर लिया और अपना मुंह साफ करके मुंह का खाना उस टिश्यू पेपर में निकाल दिया। ये देखकर अंश ने बुरा सा मुंह बना लिया। उसे तो पहले से ही साफ सफाई काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और आस्था के इस तरह की हरकतें उसे अंदर तक इरिटेट कर रही थी। उसने आस्था की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से में कहा, ये तुमने कितनी गंदगी फैला रखी है। क्या तुम्हें ठीक से खाना खाना नहीं आता? उसकी बात सुनकर आस्था ने हिचकी लेते हुए कहा, इसमें हमारा क्या कसूर है? एक तो आप थानेदार की तरह गन लेकर हमारे सिर पर सवार हो गए हो और अब हमें जबरदस्ती खाना खाने के लिए कह रहे हो। उसकी बात सुनकर अंश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और खुद से बोला, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। ये तो एक नंबर की आफत है। इस आफत से मैं जितना दूर रहूँगा उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे इसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जाकर अपनी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। यह सोचकर उसने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, फटाफट खाना खाकर ये प्लेट यहाँ से बाहर भिजवा देना। मैं अपने रूम में किसी भी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? इतना कहकर वो अपना लैपटॉप उठाकर जैसे ही वहाँ से जाने लगा, तभी आस्था भी खाने की प्लेट लेकर बाहर की तरफ जाने लगी और वो अचानक अंश से टकरा गई, जिससे अंश के हाथ से लैपटॉप छूटकर नीचे गिर गया। वहीं आस्था के हाथ से पानी के ग्लास से पानी अंश के लैपटॉप पर गिर गया। ये देखकर अंश की आंखों से अंगारे बरसने लगे क्योंकि अभी उसकी मीटिंग होने वाली थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? इतना कहकर उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये वही हाथ था जिसमें आस्था को पहले से ही दर्द हो रहा था। उसने अभी तक ये भी चेक नहीं किया था कि उसके हाथ की क्या हालत है, लेकिन अब जैसे ही अंश ने उसकी बाजू को वहीं से पकड़ा तो एकदम से आस्था चिल्ला उठी। तभी अंश ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानती भी हो तुमने कितना बड़ा नुकसान करवा दिया है मेरा। स्टूपिड सिली गर्ल, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती थी? तुम्हारे दिमाग में क्या कूड़ा भरा है? अब बताओ, मैं अपनी मीटिंग कैसे अटेंड करूं? जवाब दो मुझे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या वीर रायचंद अंश का दुश्मन है या कोई और है इन सब के पीछे? इतना कहकर वो गुस्से से आस्था को घूरने लगा। वहीं आस्था की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके साथ इतनी बदतमीजी आज तक किसी ने भी नहीं की थी। इनफैक्ट वो तो सबके सामने हमेशा से बिंदास रहती थी, लेकिन अब उसे खुद शवा शेर मिल गया था।
इसलिए उसे रोना आ रहा था। उसके आंसू देखकर अंश के दिल पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने तुरंत आस्था को बेड पर धक्का दिया और बोला, यू स्टूपिड गर्ल, अब अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। इतना कहकर उसने अपने भीगे हुए लैपटॉप को उठाया और उसे लेकर स्टडी रूम में जाने लगा। वैसे तो उसके पास बहुत सारे लैपटॉप पड़े हुए थे, लेकिन मीटिंग की डिटेल्स इसी लैपटॉप में होने की वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। उसकी मीटिंग स्टार्ट होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, सिर्फ 4 से 5 मिनट ही बाकी थे। उसने झल्लाते हुए खुद से कहा, अब क्या करूं? 5 मिनट में मैं अपनी पूरी फाइल्स और डेटा दूसरे लैपटॉप में क्रिएट कर पाऊंगा? ये कहते हुए उसे आस्था पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त आस्था का गला दबा दे, लेकिन फिलहाल उसने फटाफट से नया लैपटॉप ओपन किया और देव को कॉल किया, क्योंकि देव के पास ऑलरेडी सारा डेटा मौजूद था। वहीं अंश के इस तरह के बर्ताव पर आस्था काफ़ी ज़्यादा दर्द में थी। उससे तो उसका हाथ उठा भी नहीं जा रहा था। उसने अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैंने पहले पेनकिलर ले ली थी, अब दोबारा से मैं नहीं ले सकती। फिर उसने जैसे तैसे वो बर्तन नीचे से उठाए और एक नौकर को बुलाकर रूम की सफाई करने को बोल दिया और फिर वो एक साइड जाकर बैठ गई। अंश का गुस्सा, उसकी बातें आस्था के दिमाग में घूम रही थी। उसने अंश के बारे में सोचते हुए कहा, अब हम क्या करें? हमसे अब नहीं हो पाएगा। हमें नहीं लगता हम कभी अंश जी में कोई बदलाव या सुधार ला पाएंगे। हमें दादाजी से ये बात साफ साफ बोल देनी चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि उन्होंने जो काम हमें दिया है वो हमसे नहीं हो पाएगा और अब वो हमें जल्द से जल्द यहाँ से विदा कर दे, क्योंकि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। अगर हम यहाँ रहेंगे तो बेशक किसी न किसी दिन हमारी जान चली जाएगी। यही सब सोचते हुए वो बेड पर सोने के लिए जाने लगी। तभी उसके कदम एकदम से रुक गए और उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, अब हम बेड पर नहीं सोएंगे, हम सोफे पर सो जाते हैं। यह सोचकर उसने जैसे ही तकिया उठाया, उसका हाथ जोर से दर्द करने लगा। ये देखकर उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, एक बार हम देखें तो सही हमारे हाथ में हुआ क्या है। ये सोचकर जैसे ही उसने अपने हाथ को देखा तो उसे पता चला कि उसने फुल स्लीव्स का सूट पहन रखा है। उसने खुद से कहा, मैं ये सूट उतार देती हूँ, इसकी फुल स्लीव्स की वजह से मुझे दिख नहीं रहा कि चोट कहाँ लगी है, लेकिन अगर मैंने इसे उतार दिया तो फिर मैं पहनूंगी क्या? ये सोचकर वो कुछ ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र अंश की ब्लू रंग की एक टी शर्ट पर गई, जो हाफ स्लीव की थी। आस्था ने बिना सोचे समझे उस शर्ट को उठा लिया और वॉशरूम में जाकर उसने वो शर्ट पहन ली। शर्ट पहनने के बाद वो जैसे ही रूम में आई, उसने अपने हाथ को देखना शुरू कर दिया। अपने हाथ को देखकर आस्था की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके हाथ पर अंश की उंगलियों के निशान बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ का खून रुक गया हो। जैसे ही उसने ये देखा, वो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि उसका हाथ बहुत अजीब लग रहा था। उसने खुद से कहा, अब मैं क्या करूं? अगर मेरा रुका हुआ खून नसों में नहीं दौड़ा तो मेरा हाथ खराब भी हो सकता है। नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मुझे जल्दी से इसकी बर्फ से सिकाई करनी होगी। ये सोचते हुए वो रूम से बाहर आई और उसने एक नौकर से बर्फ मंगवाने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।
आखिर क्यों अंश आस्था को अपनाना नहीं चाहता? क्या आस्था उसे छोड़कर चली जाएगी? तो उसने परेशान होते हुए कहा, क्या मैं खुद किचन में जाकर बर्फ लेकर आ जाऊं? लेकिन अगले ही पल उसने परेशान होते हुए कहा, अगर अंश जी मुझे रास्ते में मिल गए तो क्या होगा? और मैंने तो उनकी शर्ट भी पहन रखी है। अब आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने इस वक्त अंश की जो शर्ट पहन रखी थी उसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसने खुद से कुछ सोचते हुए कहा, अब काफ़ी देर हो गई है और शायद अब तक तो रात की ड्यूटी करने वाले सर्वेंट भी सो गए होंगे। आखिरकार कौन पूरी रात जाग सकता है? मैं खुद जाकर बर्फ लेकर आती हूँ। ये सोचकर उसने खुद का एक दुपट्टे से कवर किया और किचन की तरफ जाने लगी। इधर स्टडी रूम में जैसे ही अंश ने देव को कॉल किया, 2-3 दिन में ही देव ने कॉल पिक कर लिया और जल्दी से बोला, जी बॉस बताइए। अंश ने सीरियस होते हुए कहा, एक काम करो, जापान और स्पेन वाले क्लाइंट की पूरी डिटेल मेरी ईमेल आईडी पर सेंड करो। मेरा लैपटॉप डैमेज हो गया है। जैसे ही अंश ने ये कहा, देव एकदम हैरान होकर खुद से बोला, ये कैसे हो सकता है? लैपटॉप डैमेज हो गया, वो भी अंश सर का। लेकिन मैंने तो उस प्रोजेक्ट की एक्स्ट्रा फाइल बनाई ही नहीं थी। मैंने तो सारा डेटा बॉस को दे दिया था। ये सोचकर देव एकदम चुप हो गया। वो कोई जवाब नहीं दे पाया था। उसे ऐसे चुप होते देखकर अंश ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है या फिर तुम्हें कम सुनाई देने लग गया है? मुझे बार बार अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो मुझे अपनी बात रिपीट करनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर देव ने एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा, वो बॉस में उसने जैसे ही अब मैं करना शुरू किया, अंश का पारा और भी ज्यादा चढ़ गया क्योंकि वो तो पहले ही आस्था की मैमे से परेशान था। अब देव को भी इसे हकलाते देखकर उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, देव क्या मैमे लगा रखा है? बिहेव योरसेल्फ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कहाँ गया तुम्हारा प्रोफेशन? उसकी बात सुनकर देव ने जल्दी से कहा, बॉस वो मैं आपसे कहना चाहता था कि उस प्रोजेक्ट की कोई भी कॉपी मेरे पास नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी आपको सारी फाइल्स सेंड कर दी थी और मैंने उसकी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनाई थी। देव की बात सुनकर अंश की पकड़ अपने फ़ोन पर कस गई और उसने अपना फ़ोन जोर से ज़मीन पर पटक दिया। उसे जब भी गुस्सा आता था वो अपना गुस्सा फ़ोन पर ही निकालता था, इसलिए स्टॉक में उसके पास बहुत सारे फ़ोन अवेलेबल थे। ये फ़ोन जो उसने तोड़ा था ये 508 नंबर का था। वहीं देव दूसरी तरफ से हेलो हेलो करता रह गया। जब कुछ देर तक किसी की आवाज़ नहीं आई तो उसका गला सूखने लगा। उसने खुद से कहा, मतलब सर ने फ़ोन तोड़ दिया है। इधर अंश का सिर गुस्से से फटने को तैयार था। वो तेजी से अपने रूम से बाहर जाने लगा क्योंकि ये सब आस्था की वजह से हुआ था। ना आस्था उससे टकराती और ना उसका लैपटॉप खराब होता और ना ही आज उसकी इस तरह से मीटिंग बर्बाद होती। ये सब सोचकर वो आस्था के पास जा रहा था। वहीं आस्था जो अब तक किचन में पहुंच गई थी, किचन में आकर उसने फ्रिज में चेक किया तो फ्रिज में ज़्यादा बर्फ नहीं था, बस छोटे छोटे कुछ टुकड़े ही थे। आस्था ने उन्हें इकट्ठा किया और अपने दुपट्टे में लपेट लिया। वहीं अंश जैसे ही अपने रूम में आया और उसने बेड पर आस्था को नहीं देखा तो उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई। उसने नफरत से कहा, ये लड़की कहाँ गायब हो गई? इतनी रात को कमरे में ना होने का एक ही मतलब हो सकता है कि जरूर किसी ने आस्था को मेरे खिलाफ खड़ा किया है। इस तरह से अचानक प्रियंका का शादी से भागना और फिर आस्था का
शादी के लिए हाँ कह देना ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। वैसे तो दादाजी ने कई बार अंश को सच बताया था और जो कुछ भी सच था वो प्रियंका ने भी आज उसे बता दिया था। लेकिन अब भी आस्था को लेकर अंश का शक खत्म नहीं हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार आस्था का मासूम चेहरा घूम रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या आस्था कभी अंश के दिल में जगह बना पाएगी? क्या अंश को होगा कभी अपनी गलती का एहसास? उसने खुद से कहा। वो लड़की जिस तरह से गोल गोल बातें करती है, जिस तरह से मासूम बनने की एक्टिंग करती है, ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और फिर वीर ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आज रात मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। उसने मेरी मीटिंग रोकने के लिए ही इस लड़की को इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। लेकिन अब मैं इस लड़की से सारा सच उगलवा कर ही रहूँगा। ये सोचते हुए वो आस्था को ढूंढने के लिए रूम से बाहर आ गया और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। नीचे आते हुए उसने जब देखा कि किचन की लाइट ऑन है तो वो जल्दी से किचन की तरफ जाने लगा, क्योंकि अब तक 2:30 बज चुके थे। अब तक सारे नौकर सर्वेंट क्वार्टर में आराम करने के लिए चले गए थे, क्योंकि उन्हें रात में 2 घंटे आराम करने की परमिशन थी। जैसे ही अंश किचन में आया तो उसे आस्था अपने दुपट्टे में बर्फ लपेटती हुई दिखाई दी। अभी तक उसकी नज़र अपनी शर्ट पर नहीं गई थी, क्योंकि आस्था ने खुद को दुपट्टे से अच्छी तरह से कवर किया हुआ था और दूसरे दुपट्टे में वो बर्फ रख रही थी। उसे इस तरह से अपने दुपट्टे में बर्फ रखते देखकर अंश का शक और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने खुद से कहा, ये लड़की किसी चीज़ का इस्तेमाल करके मुझ पर हमला करना चाहती है। मतलब ये मेरे खिलाफ हथियार तैयार कर रही है। हो सकता है वीर ने ही इसे पूरी तरह से ट्रेन करके भेजा हो। ये सोचकर वो आस्था के पीछे जाकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, ये क्या कर रही हो तुम? अपने पीछे से इतनी धीमी आवाज़ सुनकर आस्था हैरान हो गई और वो एकदम से पीछे पलट गई तो वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाई और गिरने लगी। तो अंश ने उसे उसकी कमर से पकड़कर थाम लिया। कुछ पल वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे। इस वक्त आस्था बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वहीं आस्था का इस तरह से घबराते देखकर अंश समझ गया कि आस्था जरूर उससे कुछ ना कुछ छुपा रही है। उसने कहा, तुम इतनी रात में किचन में क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम यहाँ कोई हथियार ढूंढने आई हो जिससे कि तुम मेरा मर्डर कर सको? उसकी बात सुनकर आस्था की आंखें बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, इस खड़ूस आदमी को आखिर हुआ क्या है? ये इस तरह से बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों कर रहा है? भला मैं इसका मर्डर क्यों करूँगी? अगर मुझे इसका मर्डर करवाना ही है तो मैं कान्हा जी से कह दूँगी। कान्हा जी तो मेरी सारी बातें मानते हैं। जैसे ही वो एक बार फिर से अपनी सोच में गुम होकर अपने कान्हा जी से बातें करने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अंश आस्था की सच्चाई जान पाएगा? क्या वो आस्था को जाने देगा कभी कॉलेज? आस्था को ऐसे देखकर अंश इरिटेट होते हुए बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम चाहे मेरी लाइफ में प्लान करके आई हो या अपनी मर्जी से आई हो, लेकिन अब तुम्हारे नाम के साथ अंश कपूर का नाम जुड़ चुका है। आस्था को अंश की बातों का ज़्यादा मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि जो कुछ भी अंश कह रहा है
वो बड़े ही गुस्से और नफ़रत से कह रहा है, क्योंकि अंश का गुस्सा और उसकी नफ़रत उसकी बॉडी लैंग्वेज में ही साफ-साफ दिखाई दे रही थी। तभी आस्था ने जो बर्फ़ अपने दुपट्टे में रखी थी, उसे अपने हाथों में लिया और अंश को देखकर डरते हुए बोली, "हमें आपसे कोई बात नहीं करनी।" इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। वहीं अंश ने जैसे ही आस्था की बात सुनी, वो एकदम हैरान हो गया। उसने गुस्से में कहा, "ये लड़की खुद को समझती क्या है? आखिर ये मुझसे बात ना करने वाली होती कौन है?" इतना कहकर वो गुस्से से आगे बढ़ा और उसने आस्था को पकड़ने की कोशिश की। तभी अचानक से आस्था का दुपट्टा उसके हाथ में आ गया। तो आस्था ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को कवर करते हुए कहा, "ये क्या बदतमीजी है मिस्टर कपूर? ये क्या कर रहे हो आप?" वहीं अंश तो हैरानी से आस्था को देख रहा था। आस्था उसकी शर्ट पहने उसके सामने खड़ी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे, क्योंकि वो कुछ देर पहले सो रही थी और वो जब भी सोती थी अपने बाल खोल लेती थी, क्योंकि चोटी बनाकर सोने में उसके सिर में दर्द हो जाया करता था। आस्था अंश की शर्ट में बहुत ही क्यूट लग रही थी। वहीं हॉल की लाइट डिम थी, लेकिन आस्था की खूबसूरती की वजह से अंश को ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो। आस्था का खूबसूरत बेदाग चेहरा अंश की आंखों के सामने था और वो एकटक आस्था को देख रहा था और फिर वो आस्था की तरफ बढ़ने लगा। आस्था के पास आकर उसने बिना सोचे समझे आस्था को अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि इस वक्त वो आस्था की खूबसूरती में पूरी तरह से डूब गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वहीं आस्था अंश के इस तरह उठा लेने से बेचैन होने लगी थी और इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वो बर्फ वाला दुपट्टा नीचे गिर गया। उसने अपने मन में कहा, "हे कान्हा जी, इस खड़ूस कपूर को क्या हो गया है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अगर इसने हमें ऐसे देखकर हमारी इज्जत पर हाथ डाल दिया तो?" "नहीं नहीं कान्हा जी, अगर इसने हमारे साथ कुछ भी किया तो हम इनका सिर फोड़ देंगे।" वहीं इस वक्त अंश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह रूड हार्टलेस अंश कपूर ना होकर बहुत ही रोमांटिक हस्बैंड हो। कहाँ वो कुछ देर पहले आस्था से नफरत कर रहा था, क्योंकि आस्था की वजह से उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। लेकिन अब आस्था को ऐसे देखकर वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था और बस वो एकटक आस्था को ही देखे जा रहा था। रूम में आकर उसने आस्था को बेड पर लेटा दिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर आस्था बहुत ज़्यादा डर गई। उसने खुद से कहा, "अब मैं क्या करूं? इस सिचुएशन से कैसे निकलूं?" वहीं अंश की आंखों में आस्था को पाने की डिजायर साफ देखी जा सकती थी। तभी आस्था ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए खुद से कहा, "ये शादी सिर्फ नाम की है, जो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगी। मैं किसी भी कीमत पर अंश जी को अपने पास नहीं आने दे सकती।" तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे पानी से भरे ग्लास पर गई। उसने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर वो ग्लास उठाया और उसका पानी अंश के फेस पर डाल दिया। उसकी ऐसे पानी डालने से अंश एकदम अपने होश में आया और गुस्से भरी आंखों से आस्था को घूरने लगा। उसका ये किलर लुक देखकर आस्था अंदर तक सहम गई। उसका डर बढ़ने लगा था। वो खुद में ही सिमटी जा रही थी। उसे देखते हुए अंश ने अपने मन में कहा, "व्हाट द हेल,
ये मैं क्या कर रहा था। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच।